हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं और आपका यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी होती है, जिसमें जीएस का पोर्शन और एजुकेशन विषय कवर कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। टीचिंग, रिसर्च और आईसीटी के जो सवाल हैं ये यूजीसी नेट में भी आपके आए हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आपको खुद बताना रहता है, कमेंट बॉक्स में करके बताया करिए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैंने आपको रिसर्च की करवा दी है, जिसमें कि कंप्लीट रिवीजन कराया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और आपको कल मैंने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था पे, पीपल एंड एनवायरनमेंट की भी वीडियो दी है। तो उन वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर सेट 1 और मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया रहता है और आपको मैच करना है। देखिए, यहाँ पर है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, समेटिव, सीसी पैटर्न और नॉर्म्स एंड रेफरेंस टेस्ट, है ना। इसके बाद इनको पहले जान लीजिए, उसके बाद आपको मिलान करना आसान होगा। तो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ पर नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, मतलब जो आपका बुद्धि से संबंधित, जो मतलब यहाँ पर नॉलेज से संबंधित और जो उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, उन सभी का, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, इन सारी चीज़ों का जो है निरंतर असेसमेंट किया जाता है। तो ये रेगुलर बेस पे होता रहता है और इसमें सुधार करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये केवल परीक्षा के आधार पे नहीं होता है, बल्कि परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स वर्क, गतिविधियाँ या प्रस्तुति के माध्यम से भी इनको असेसमेंट किया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, सबसे ज़रूरी बात, ये एक सतत प्रक्रिया है और पूरे शिक्षण सत्र में जारी रहती है। तो इससे क्या होगा, सुधार करने का मौका मिलता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। टीचर भी अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करता है कि इस बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या होती है। तो ये मूल्यांकन जो होता है एक निष्कर्ष निकालने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब लास्ट में एक रिजल्ट निकलता है। जैसे कि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं होती हैं, इसमें विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को मापा जाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, नॉर्म्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। और ये लास्ट में एक एग्जाम होता है, जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं आपकी हायर स्टडीज़ में जो परीक्षाएं होती हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सीसी पैटर्न, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण होता है ना। तो ये मूल्यांकन प्रणाली छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को निरंतर और व्यापक मतलब यहाँ पर अकेडमिक और यहाँ पर देखिए एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का समावेश होता है और अंतिम परिणामों का श्रेणीकरण किया जाता है। तो सीसी पैटर्न, पहले सीबीएसई बोर्ड में यही पैटर्न था, इसमें सारी चीज़ों का व्यापक मूल्यांकन किया जाता था। ठीक है, तो एक ब्रॉड लेवल पे होती है। नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यहाँ पर डिस्कशन होता है और क्विजेस वगैरह होते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस, किसी समूह की तुलना में विद्यार्थी की स्थिति को मापा जाता है, और क्राइटेरियन रेफरेंस पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदर्शन को मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे जेई एडवांस, है ना, जेई मेंस, ये सारी जो परीक्षाएं होती हैं बड़े लेवल पे होती हैं, बड़े समूह में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक विद्यार्थी की उसकी स्थिति को मापा जाता है। ये हो जाते हैं आपके नॉर्म्स और रेफरेंस। ठीक, नॉर्म्स, रेफरेंस और क्राइटेरियन में क्या होता है कि कुछ मतलब उसके नॉर्म्स के आधार पे, क्राइटेरिया के आधार पे, मतलब तो यहाँ पर जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी जो कि छोटे समूह में होंगी, ये हो जाती है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इस तरह से ये नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, यहाँ पर क्विज और डिस्कशन, लिखित परीक्षाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो ये आप कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट और आपके इसमें भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का पैटर्न यही हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही आएंगे या जो मैं करवा रही हूँ यही आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आएंगे तो आप कर लोगे। क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को, साइक्लिक प्रोसेस को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। एक्शन रिसर्च होता कहाँ है, तो जो भी आपके लोकल सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए
यहाँ पर एक्शन रिसर्च किया जाता है और आपकी जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वहाँ पे एक्शन रिसर्च को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसमें जो इसके चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उस पर एक्ट किया जाता है और इसमें क्या होता है, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है जैसे कि रिसर्च में होता है। तो यहाँ पर जल्दी जब कोई भी इमीडिएट सोल्यूशन हमें चाहिए तो हम लोग इसको एक्शन रिसर्च को ही करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिसर्च वाली इसमें वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हिंदी में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के समीप कौन सा है, शोध पदों का कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको करना ये चाहिए, जब इस तरह के बड़े क्वेश्चन आए, वैसे यूजीसी नेट में आया है सवाल, है ना, तो यूजीसी नेट के आपको पता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रखी जाती है। तो इस तरह के सवाल अगर कहीं ऐसे आपको मतलब बनाने हैं, स्टेप्स में बनाने हैं, तो सबसे पहले देखिए पहले नंबर पे क्या है और लास्ट में क्या है, सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो प्रॉब्लम को पहले सजेस्ट नहीं करते हैं, पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला ही जो है आपका पहला ही सेट में गलत दे रखा है ना। फिर है परसीविंग द प्रॉब्लम, सेकेंड जो ऑप्शन है परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन। तीसरा है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, देखिए पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए चौथा है आइडेंटिफाइंग द कॉजल फैक्टर्स। यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हो, कारण मूल कारकों की पहचान करना, समस्या को परिभाषित, ये भी गलत है क्योंकि समस्या तो बाद में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें दूसरा और तीसरा आपको यहाँ पर ये हो सकता है कि अब जो है आप कंफ्यूज हो। तो देखिए समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, है ना। तो यहाँ पर देखिए समस्या को परिभाषित करना, पहले समस्या को निकालना है ना। तो सबसे पहले परसीव करना है प्रॉब्लम सिचुएशन, फिर लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये राइट आंसर है सेकंड नंबर। पहले जो समस्या है उसका एरिया देखते हैं, फिर समस्या को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप समस्या को देखोगे कि कैसे करना है, कौन से आप उपकरण लगाओगे, कैसे करोगे, है ना। फिर हाइपोथेसिस बनाओगे। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये आपके साइंटिफिक मेथड में आते हैं। तो वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है। एथिक्स मतलब क्या होता है, उन सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक समूह जो ये निश्चित करते हैं कि अनुसंधान निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, सटीक तरीके से हो। यहाँ पर रिसर्चर की बायसनेस को जो है बिल्कुल भी माना नहीं जाता है कि वो पक्षपात करे और जो भी रिजल्ट आए वो भी जो है पक्षपात से ग्रसित हो, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होना चाहिए, जो रिसर्च एथिक्स में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी से और निष्पक्षता से काम किया जाए। यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए, शोध की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए जिससे कि अगर बाद में भी कभी कोई करना चाहे तो आंकड़े जो भी उसके सामने आए, अगर वो भी उन्हें टेस्ट करना चाहता है तो वही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग होना चाहिए, अपने मन से मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर नहीं यहाँ पर डाटा देना चाहिए, डाटा में मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्जी आंकड़ों को नहीं लेना है। अवॉइडिंग द प्लेजरिज्म, ये नहीं कि किसी का भी कुछ भी वर्क है और उसको हमने अपने नाम से पब्लिश करा लिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी अन्य शोधकर्ता के कार्य को बिना श्रेय दिए उपयोग करना अनैतिक है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे ये पूछ रहा है शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू में, तो साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है और प्लेगरिज्म को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें उस वीडियो में मैंने करवा रखा है प्लेगरिज्म की टाइप क्या है और लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स के आधार पे पनिशमेंट किस तरह निर्धारित किया है। 4 लेवल बताए गए हैं, उन वीडियोस को आप देख लीजिए। ठीक है, अभी रिसेंटली दी है, उसमें कंप्लीट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने करवा रखा है। सैम्पलिंग रह गई थी तो सैम्पलिंग आपको करवा दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 2 कथन दे रखे हैं, पी और क्यू। आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। तो क्या आईसीटी का ये फुल फॉर्म है? नहीं, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और देखिए दूसरा है, ठीक है, आईसीटी का फुल फॉर्म सभी को आता है। दूसरा कह रहा है आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिक टेक्नोलॉजी सम्मिलित है जिनके अंतर्गत
श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल, और दूरभाष मतलब, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, क्यू ऑप्शन आपका ये राइट आंसर है, केवल क्यू। क्योंकि यहाँ पर देखिए आईसीटी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ, मतलब आप चैटिंग भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सब कुछ करते हो, है ना। तो ये हो जाता है दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया जिसका भार कम है और अधिक मतलब छोटा भी है साइज में, और अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। तो देखिए जब जिसमें पहले जो आते थे लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह, वो काफ़ी बल्कि होते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का, है ना, रजिस्टर्स का, इन सब का प्रयोग होता था। उसके बाद देखिए अब इसमें बिजली का कम खपत हो रही है, इसका वेट भी कम है, छोटा है, मतलब यहाँ पर हैंडी है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसको बनाने में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, है ना, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो इससे किसी कंस्ट्रक्शन से संबंधित नहीं है ना, तो ये भी नहीं है, और रैम भी नहीं है, ब्लू रे ड्राइव ये भी नहीं है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव ये इसके टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है। एसएसडी को यूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, तो ये हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत हल्की और कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब इजी हो जाती है, इसको ले जाना आसान है। कम बिजली का खपत होता है क्योंकि लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है सॉलिड स्टेट ड्राइव से, है ना, और स्पीड भी तेज़ हो जाती है, लैपटॉप जल्दी बूट होगा, और फिर विश्वसनीयता है, टिकाऊपन है ना। तो इस तरह से कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, तो उसमें जो है झटके नहीं लग सकते हैं, और ये जो है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव है तो यहाँ पर इजी रहता है, ठीक है, इसका मेंटेनेंस भी इजी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एसएसडी के यूज़ करने से हमको फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप देखो अगला जो है, व्हाट इज़ द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है, तो यूआरएल, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी मैंने एब्रीवेशन में करवा रखा है, एब्रीवेशन वाली वीडियो देखिएगा, आईसीटी की जो भी वीडियोज़ हैं उनमें आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवा रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स। अब आपको मेगाबाइट दे रखा है, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अब देखिए कौन सा ऐसा जो है, इसमें आपको ऑप्शन छांटना है कि वो बिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर इसको रिवाइज कर लीजिए, 1 किलोबाइट अबाउट 1000 बाइट के बराबर होता है, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1024 बाइट्स, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको 1 किलोबाइट 1000 बाइट ऐसे नहीं, 1024 बाइट लिखा जाएगा, 1000 बाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट अबाउट 1 मिलियन बाइट्स, मतलब 1024 किलोबाइट, ठीक। 1 गीगाबाइट, किलो, मेगा, जीगा और फिर टेरा। गीगाबाइट कितना है, अबाउट 1 बिलियन बाइट, मतलब 1024 मेगाबाइट, है ना, ये किलोबाइट से बड़ा हुआ। 1 टेराबाइट इज अबाउट 1 ट्रिलियन बाइट, मतलब 1024 यहाँ पर गीगाबाइट। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये आपका जो गीगाबाइट है ना, यहाँ पर 1 बिलियन बाइट्स आ रहा है ना, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गीगाबाइट इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने खुद देखा होगा कि इसी पैटर्न पर सवाल आपसे पूछे गए हैं, और इनको समझ लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से, आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी हल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेस। अब डोमेन क्या है, डोमेन डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, इसमें विभिन्न डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं जिनको टॉप लेवल डोमेन्स कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स मतलब हर एक फील्ड के लिए अलग अलग डोमेन्स होते हैं जो वेबसाइट के उद्देश्य को दर्शाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा है डॉट नेट, है ना, डॉट नेट मतलब नेटवर्क से संबंधित है, डॉट एजुकेशन से है, .org.com, है ना। तो देखिए .com क्या है, कॉमर्शियल, ये मुख्य रूप से व्यवसाय और व्यावसायिक संगठन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब बिजनेस पर्पज से है, तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला और किसी भी प्रकार के व्यवसाय मतलब प्रॉफिट बिजनेस के लिए उपयुक्त है। तो प्रॉफिट बिजनेस की ही बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिजनेस की बात हो रही है ना, तो आपका .com कॉमर्शियल पर्पस का ये यूज़ किया जाएगा। फिर नेटवर्क है .net, मुख्य रूप से नेटवर्किंग कंपनी और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए, है ना, तो कोई भी उपयोग कर सकता है आपका, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। .edu एजुकेशन के लिए है,
जो शैक्षिक संस्थान है जैसे कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, ये अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। .edu.org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि NGOs हैं, चैरिटी हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इनके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट मेक कंपनियों के लिए उपयोग.com क्या है, उपयोग डोमेन है .com कॉमर्शियल, ठीक है। ये जो है ये भी मैंने आपको करवा रखा है, तो आप उनको देख लीजिएगा। कई लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, बहुत कम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया और अनवांटेड ईमेल क्या कहलाता है। तो अनवांटेड जो भी है वो क्या कहलाता है, स्पैम, है ना। तो इस तरह से ये जो है आपके, इसको स्पैम कहते हैं, है ना। वर्म क्या है, थ्रेट क्या है, वायरस क्या है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है आज की वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसको करवा रखा है ना, अभी भी आपको बताया है, तो इसको आपको देखना है और ये बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपको दिए हैं, देखिए, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट को फर्स्ट लिखना है, पहले स्मॉल को लिखना है जो सबसे छोटी यूनिट है, गोइंग टू द लार्जेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट से शुरू करते हुए फिर आपको लार्जेस्ट तक जाना है, तो एक सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिए, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कितना समझ में आया। यहाँ पे है आपको किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट एंड बिट, तो मैंने अभी आपको करवा रखा है, इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। बाकी इसमें जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, राइट आंसर आप लोग सभी लोग करके देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी आपको कुछ चीज़ें और करानी है। करंट अफेयर की पूरी कंप्लीट वीडियो दूंगी जिसमें आपका मैक्सिमम चीज़ें, आप खाली उतना भी पढ़ लोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएँ उससे, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, मुझे भी पता लगे कि आपको कुछ समझाया हुआ आया या नहीं, या आपकी तैयारी किस तरह की है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।